गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और किन किन क्वेश्चनों के आने की या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अधिकतम है। ओके, तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज I will discuss about the medieval and modern history also and some other information for all of you. Okay, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट होंगे वो आ सकते हैं, दैट इज नोन एज द रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च जो मेथोडोलॉजी होगा उसमें से कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा और कुछ जो है सब्जेक्ट के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम सब्जेक्ट वाइज चर्चा करें तो हम ये भी इसमें आपको बता देंगे कि अभी तक यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपका सिलेबस है एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 1280, मतलब प्रारंभिक भारतीय इतिहास से लेकर 12वीं शताब्दी तक, जबकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उस समय तक के इतिहास को आपको पढ़ना है। ओके, दूसरी बात अब आते हैं, आपको पता है कि इसमें आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चंस 60 आंसर टाइप 75 वर्ड्स के होंगे। 10 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस जो होंगे आपके ये मीडियम आंसर टाइप होंगे, मीडियम आंसर जो कि आपके 150 वर्ड्स के होंगे और 1 क्वेश्चन आपको लिखना होगा जो लॉन्ग आंसर टाइप का होगा, वह आपका 400 वर्ड्स में लिखना होगा। ये है क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर ये डिसाइड होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको 75 वर्ड्स में आ सकता है, कौन आपका 150 और कौन क्वेश्चन आपके 400 वर्ड्स में आ सकते हैं। चलिए चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम पहले चर्चा करेंगे। देखिए पहला आपका है फेस, जिसमें आपको 75 वर्ड्स क्वेश्चन तैयार करिएगा और 75 से बहुत ज़्यादा नहीं होता है 150 वर्ड, तो 150 वर्ड और 75 वर्ड में कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, इन क्वेश्चंस में अगर सिलेबस वाइज देखें तो आपका पहला है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में एक आपका है लिटरेरी साहित्य, दूसरा आर्कियोलॉजिकल, तीसरा फॉरेन क्राउड्स है। इसमें अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें लास्ट टाइम पूछा गया था कि जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वे भारतीय इतिहास के आर्थिक स्रोत के रूप में किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो आर्थिक स्रोत के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि आप इस बार के लिए आप तैयार कर सकते हैं, पहला तैयार कर सकते हैं आपका भारतीय इतिहास के अभिलेखित स्रोत। इसमें से एक अभिलेखित स्रोत याद कर लीजिएगा, मौद्रिक स्रोत सिलेबस में नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। एक अभिलेखित स्रोत आपका है और एक आर्कियोलॉजिकल है, तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत 2। ये क्वेश्चन 150 भी आ सकता है और आपके 75 वर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये क्वेश्चन यहाँ आया तो वहाँ नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सम कंसेप्शन है, कुछ टर्म्स हैं जिनके अर्थ आ सकते हैं, जैसे आपका एक है कि रित क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, रित तक पढ़ लीजिएगा। सभा समिति क्या है, आ सकता है। यज्ञ है, आश्रम है, तो आश्रम अगर हम देखें तो आश्रम आपका 75 शब्द में भी आया है, 150 शब्द में भी आया है, 75 और आश्रम व्यवस्था पूरा का पूरा आपका 400 वर्ड में पूछा है। तो एक आप पढ़ लीजिएगा रित की अवधारणा, रित क्या होता है। एक आप पढ़ लीजिएगा कि प्राचीन भारत में सभा और समिति, समिति क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा अर्थशास्त्र, डेट किसी भी आ सकता है। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक महत्व क्या है, कितने भागों में है, किसने लिखा है, किसमें लिखा गया है, क्या क्या जानकारी मिलती है आपको, बहुत सारी चीजें जो हैं वह आपको अर्थशास्त्र में लिखना है। अगला देखते हैं सप्तांग सिद्धांत, कई बार पूछा गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पढ़ लीजिएगा सप्तांग सिद्धांत।
अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वह है स्तूप स्तूप स्थापत्य। स्तूप स्थापत्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके 150 में आ सकता है, 400 वर्ड में आ सकता है। प्राचीन भारत में स्तूप स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए या उसकी व्याख्या कीजिए, निबंध लिखिए, कुछ वर्ड कीजिए। स्तूप के साथ चैत्य आ सकता है, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। चैत्य क्या है, चैत्य की संरचना क्या होती है आदि। और अगला जो आपके 4-5 क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है क्योंकि उसमें आप लोग समझिएगा, वह है आपका है गांधार कला, मथुरा कला, गांधार कला, मथुरा कला और मंदिर निर्माण की शैलियां में नागर, बेसर और द्रविड़। नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। अब जो 3 शैलियां हैं, हाँ द्रविड़, ये जो 3 शैलियां हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नागर, बेसर और द्रविड़ शैली है मंदिर निर्माण की, यह आपको आ सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी क्या होगा कि हो सकता है आपको ऐसे पूछेगा मंदिर निर्माण की शैली, प्राचीन भारत के मंदिर निर्माण की शैलियों पे प्रकाश डालिए। 150 में आ गया, तीनों बताना थोड़ा थोड़ा। या आ सकता है कि मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख कीजिए, या प्राचीन भारत में मंदिर स्थापत्य कला पर एक निबंध के प्रकाश डालिए। ये 400 वर्ड भी आ सकता है, 150 वर्ड भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को तीनों तैयार कीजिएगा। मथुरा और गांधार कला ज्यादा संभावना या तो एक आएगा 75 शब्द में या तो 150 शब्द में। ये क्वेश्चन 100% याद है, कई बार पूछा गया जा चुका है। अगला अग्रहार क्या है। अग्रहार ये सब 75 शब्द की क्वेश्चन है कि अग्रहार क्या होता है। अग्रहार है, ब्रह्मदेव है, अपराधम है, आचार्य भट्ट प्रवेश से है, नवोत्तर से है, अब बहुत सारे टर्म्स हैं खासकर सामंती संरचना में। तो मैं एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि 75 वर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आपको लगता है। कहेगा सामंतवाद में लिखिए तो कुछ भी कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा भी कर रहे हैं। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में जाइए। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी से 100% दो क्वेश्चन रहेगा आपको 75 को और 150 मिला के। पहला है पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। इसमें एक याद कर लीजिएगा क्वेश्चन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है मध्य पाषाण काल। ये बड़ा भी आ गया है, एक बार 400 वर्ड में आ चुका है। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं या मध्य पाषाण काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों पे निबंध लिखिए या उल्लेख कीजिए, कुछ भी आ गया। दूसरा पढ़ लीजिएगा, इसमें आप नव पाषाण काल, ये भी क्वेश्चन बड़ा 400 में आ चुका है। नव पाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति का काल है, सांस्कृतिक क्रांति। नियोलिथिक एज द कल्चरल रेवोल्यूशन, गार्डन चाइल्ड ने शब्द का प्रयोग किया है इनके लिए कल्चरल रेवोल्यूशन अपनी किताब द अर्बन रेवोल्यूशन में। ये सबको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक हो गया, ये आ सकता है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में एक संक्रमण काल था। मेसोलिथिक एरा was just like the transitional phase between Paleolithic and Neolithic culture, ये बताना है। या नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता बताइए। नव पाषाण कालीन मानव की जीवन शैली में प्रकाश डालिए, कुछ भी हो लिखना वही है। अगला देखते हैं, तो ये जल्दी याद रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ जैसे जोरवे संस्कृति है, कायथा है, मारवा संस्कृति है। तो एक पूरा याद कर लीजिएगा 150 वर्ड के लिए या 400 के लिए कि प्राचीन काल में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ क्या हैं, इनका काल समय क्या है, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलता है, जोरवे कहाँ पे है, कायथा कहाँ पे है, मालवा कहाँ है, नागदा कहाँ पे है, गणेश्वर कहाँ पे है, ये संस्कृतियों की क्या विशेषता है, मानव कैसे रहता था, क्या विशेषता है उस काल की, बस ये बताना है आपको। ताम्र पाषाण काल में भी मेरा बहुत अच्छा वीडियो है, वहाँ से आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बस जो खास क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिएगा। अगला देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आपको 100% आने की संभावना है। या तो आपको आएगा लौह संस्कृति पे प्रकाश डालिए या लोहे की प्राचीनता। ये सब पेड क्वेश्चन है। लोहे की प्राचीनता, मेगालिथिक कल्चर मतलब मेगालिथिक, महापाषाण काल क्या है। 75 शब्द तैयार कीजिए। महापाषाण काल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ है, किन किन क्षेत्रों में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में है, हाँ इन सब का विस्तार हुआ है। कितने प्रकार की समाधियों का प्रयोग हुआ है, संगोरा कौन सी समाधि है, अम्बरेला कौन सी समाधि है, हाँ मेनहिर कौन सी समाधि है। तो 5-6 समाधियों के नाम ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको सोन घाटी, दूसरा बेलन घाटी के सांस्कृतिक जमाव, बेलन घाटी, इनको जरूर पढ़िएगा। सोन घाटी और बेलन घाटी में से कोई कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप अगला है आयरन, हाँ एंटीक्विटी। अच्छा अगला है सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं भी आ सकता है। द्वितीय नगरीकरण, इस शब्द का प्रयोग भी नगरीकरण शब्द की अवधारणा पहली बार गार्डन चाइल्ड ने द अर्बन रिवोल्यूशन दिया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के नगरीकरण में लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका बताइए, क्योंकि नगरीकरण में लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका है। ये भी वीडियो बहुत बेहतरीन बना है, आप उसमें भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। द्वितीय नगरीकरण जरूर पढ़िएगा इसको ना, ठीक है। अभी बता दें उसमें से क्या नहीं पढ़िएगा। अगला देखिए वैदिक लिटरेचर। वैदिक में आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा ऋग्वैदिक धर्म और एक शब्द पढ़ लीजिएगा, हमने आपसे जो पढ़ा है हेनोथिज्म या कैथनोथिज्म क्या है। हेनोथिज्म या कैथनोथिज्म क्या है। हेनोथिज्म या कैथनोथिज्म क्या होता है, इसे कहते हैं एकदा एक देववाद। जिस शब्द का प्रयोग है मैक्सिमूलर ने, ये भी मैंने वीडियो पढ़ा है, आप चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला आपका है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन में महाजनपदास राजसा मगध के उत्कर्ष के कारण, मगध के उत्कर्ष या महाजनपदों के उद्भव के प्रमुख कारण बताइए। ये बहुत कुछ चीजें जो हैं आप यहाँ से द्वितीय नगरीकरण से जोड़कर यहाँ महाजनपदों के उद्भव में दिखा सकते हैं। महाजनपद जो पढ़ा हूँ मैंने वहाँ पढ़ा है, जिसका उद्भव क्यों हुआ है, तो इसके उद्भव के कारण बताना है केवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ पे, गणराज्यों की शासन व्यवस्था बताइए। शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। गणराज्यों की शासन व्यवस्था, ये भी आपको मिल जाएगा। अगला पढ़िएगा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण का व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव था, इस पर प्रकाश डाल रहा है। अगला है अब इसमें अगले मौर्य में आ जाइएगा। मौर्य से पहले एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आहत सिक्का, ये भी पढ़ा हूं मैं। आहत सिक्का पट्टी पढ़ी लिखिए। पंचमार्ग क्वाइंस, इन क्वेश्चनों को देखिए आप नोट कर लीजिएगा और इनमें सब में क्या कीजिएगा 4-4, 6-6, 10-10 पॉइंट लिख कर रख लीजिएगा बस, उसी क्या करेंगे क्योंकि लिखना कम है। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के प्रमुख तत्व
प्रमुख तत्व। अगला आपका है अशोक का धम। ये जान लीजिएगा, अशोक का धम ये 150 भी आ सकता है, 400 भी आ सकता है और 75 भी आ सकता है, अशोक का धम। अगला है मौर्य पतन में अशोक की भूमिका। मौर्य पतन में अशोक की भूमिका कहीं क्या सकता है, 150 या 400। अगला है अशोक मौर्यस एज ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन में आ जाइएगा। सुंग कर्म इंडो ग्रीक कुषाण में आ जाइएगा। कनिष्क की तिथि निर्धारण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क की तिथि निर्धारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनिष्क की तिथि निर्धारण अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। गुप्तम आ जाएगा, इसमें आ सकता है प्रयाग प्रशस्ति पर एक लेख लिखिए, प्रयाग प्रशस्ति क्या है, इसके ऐतिहासिक महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन इसमें आ सकता है वह है रामगुप्त की ऐतिहासिकता बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता, हिस्टोरिसिटी ऑफ रामगुप्त। अगला क्वेश्चन आ सकता है इसमें वह है समुद्रगुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार समुद्रगुप्त से आता है। समुद्रगुप्त की विजय इसने कर दिया कि चाहे इसमें आर्यावर्त की विजय आए चाहे दक्षिणापथ की आए, हो सकता है दक्षिणापथ अलग से आ जाए या हो सकता है समुद्रगुप्त भारत का एक महान शासक था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो उसमें सब लिखना पड़ेगा। तो समुद्रगुप्त वाले में आपका अकेले हो सकता है आर्यावर्त पूछ सकता है या पूछ सकता है दक्षिणापथ विजय। समुद्रगुप्त बताइए, प्रयाग प्रशस्ति और ये महत्वपूर्ण, रामगुप्त की ऐतिहासिकता महत्वपूर्ण है। गुप्तों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही क्वेश्चन है। उसके बाद गुप्त काल स्वर्णयुग था, स्वर्णयुग था, एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और हो सकता है, वह है हुमलों के आक्रमण के ऐतिहासिक साक्ष्य, हुमलों का जो आक्रमण हुआ है उसके ऐतिहासिक साक्ष्य बताइए और मूल आक्रमण पर प्रकाश डालिए। ठीक, अगला है अगली वीडियो में आ जाइए। हर्ष में देखिए टिप्पणी कहाँ पे आ सकती है, हर्ष काल तक आते थे। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, वह है हर्ष के समय की प्रयाग की महामोक्ष परिषद, ये जो हुआ है। दूसरा आ सकता है बाणभट्ट में हर्ष चरित पर प्रकाश डालिए, हर्ष चरित पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कन्नौज की धार्मिक सभा पे, 75 शब्द में कन्नौज की धार्मिक सभा पे लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर्ष और जो पुलकेशिन के बीच में युद्ध हुआ, हर्ष पुलकेशिन युद्ध के ऐतिहासिक साक्ष्य बताइए।
यूट्यूबा कहाँ कहाँ प्रकार पड़ता है, इसमें लोहनारा प्ले का क्या क्या रोल हो सकता है, हैदराबाद इंस्क्रिप्शन का क्या रोल हो सकता है, इसमें एहोल प्ले क्या बताता है, वेलसाम की सियूकी क्या बताती है। हाँ, तो अवंत सुंदरी कथा सुनते हैं उसमें क्या बताया जाता है, बहुत सारी उनकी सोथल की है अवंत सुंदरी कथा, उन सब में क्या मिलता है, ये सब बता रहा है। इसके बाद हर्ष के अधीन सामंतवाद, हर्ष के अधीन सामंतवाद जी, ठीक। अगला इसके बाद आपका है हर्ष वल्लभी विक्रमशिला, नालंदा विक्रमशिला पे लिखा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। नालंदा प्लस विक्रमशिला, नालंदा प्लस विक्रमशिला पे लिखा सकता है। इसी में आ सकता है आपका वेलसांग, वेलसांग की यात्रा वृत्तांत पर प्रकाश डालेंगे, सियूकी में वेलसांग में क्या क्या दिया है, मत क्या विचार है जी। अगला पल्लव है, तो पल्लव में आप पढ़ लीजिएगा पल्लव रथ मंडप, सप्त रथ मंडप, कुछ भी पढ़े रथ मंडप जो पल्लव के काल के हैं वो हैं। उसके बाद सप्त रथ मंडप पढ़ लीजिएगा। चालुक्य, चोल, चोल में आप पढ़ लीजिएगा, दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चोलों का चोल स्थानीय प्रशासन, ये क्या होता है, ये महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चोलों में, ये पढ़ लीजिएगा। और एक आ सकता है कि चोल काल में घटिका क्या है, जो घटिका विद्यालय होते थे मंत्रियों के अधीन चलते थे वही। हाँ, या कुछ आ सकता है कि आर्थिक इतिहास में मंदिरों की भूमिका, आर्थिक इतिहास में मंदिरों की भूमिका, या आ सकता है आपका इसी में देवदासी प्रथा। तो घटिका विद्यालय सब छोटे छोटे पॉइंट है, देवदासी से पढ़ाया हूँ, आप वहाँ से थोड़ा बहुत बस पॉइंट नोट कर लीजिएगा, देवदासी प्रथा भारत में क्या है। अगला नालंदा विक्रमशिला ग्रोथ, ये मेडिवल, चलिए एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और राजपूतों की पराजय के कारण, राजपूतों के पराजय के कारण और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये जो है आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनमें से हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चन आपके 150 में पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं 400 में और उसमें पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादातर 400 वर्ड में पूछे जाने की है। अच्छा, अब इसी में कुछ हिस्टोग्राफी का जो क्वेश्चन है वो भी हम उसी बता देंगे उसमें से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है कि आपका 400 वर्ड में पूछ सकता है, अदरवाइज हो सकता है कि 150 वर्ड में आ जाए। क्योंकि याद रखिएगा हिस्टोग्राफी और रिसर्च मेट्रोलॉजी से 101% एक ही क्वेश्चन होगा, और हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन या तो 400 वर्ड में होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन 150 वर्ड में एक क्वेश्चन तो होना ही होना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो क्वेश्चन है वह 100% या तो 400 वर्ड में होगा और उसके अलावा उसका 150 वर्ड में आने की संभावना नहीं है, न 75 वर्ड में। तो उसकी संभावना आपको सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, आपकी संभावना रहेगी उसमें 400 वर्ड में ही। तो हम लोग यही शुरू करेंगे सिलेबस वाइज, जो आपका है रिसर्च इन हिस्ट्री। अब रिसर्च इन हिस्ट्री में जो आपका है पहला टॉपिक है द स्कोप एंड वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। हाँ, तो हम लोग 75 साल में चलते हैं, पहले 75, अब आपको पढ़ा दूसरा सेगमेंट आप पढ़ा दे रहे हैं
इसमें आपका है 400 वर्ड्स, 400 शब्द के जो क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा इसमें से क्वेश्चन 150 में भी पूछा सकता है और इसके शब्द 75 भी आ सकते हैं, लेकिन चूंकि बड़े क्वेश्चन तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होती है। चलिए इसमें आपको देखते हैं पहला क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है जो आपको आ सकता है। पहला आ सकता है भारतीय सामंतवाद पर प्रकाश डालिए। तो सामंतवाद क्या है, सामंतवाद की विशेषता क्या है याद। दूसरा है पूर्व मध्यकाल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख कीजिए, परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। अगला है बड़े क्वेश्चन में अशोक के धम्म पे प्रकाश डालिए, अशोक के धम्म पे प्रकाश डालिए। अगला है भारत की पाषाणकालीन संस्कृतियों का उल्लेख कीजिए, संस्कृतियों का उल्लेख कीजिए। अगला ताम्र पाषाणी संस्कृति पर निबंध लिखिए या प्रकाश डालिए। अगला है भारत में द्वितीय नगरीकरण और उसमें लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए, भूमिका का उल्लेख कीजिए। अगला है आपका, अगला है मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों नागर के सत्या पर प्रकाश डालिए, मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों पर प्रकाश डालिए। अगला है आपका समुद्रगुप्त की उपलब्धियों प्रकाश डालिए, उपलब्धियों की प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए। अगला है देखिए और जो हम क्वेश्चन में आपको चर्चा कर ही चुके हैं, जो कुछ खास है उसमें चर्चा करेंगे जिनकी संभावना सबसे ज्यादा हो। जैसे लोहे की प्राचीनता 400 वर्ड भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है लोहे की प्राचीनता। ठीक, अगला है लोहे की प्राचीनता, हमने गंधार और मतलब पहले बता ही चुका। मौर्य पतन अशोक की भूमिका पहले बता चुका हूँ। कभी कभी आता है चोल कला, 150 समझ आ सकता है, याद रखिएगा। एक है चोल कला, तो प्रकाश डालिए। नालंदा विक्रमशिला आपका उसमें आएगा, छोटे में आ सकता है। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ रिसर्च की। हाँ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, या तो 150 में आएगा तो 400 में। हुआ है आपका श्रेणी संगठन में प्रकाश डालिए।
प्राचीन भारत में गिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन पे प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए। एक पूरा सेक्शन भी बाकी है, वह आपका है या तो 150 में या तो 400 में आ सकता है। यह है हड़प्पा नगर नियोजन, या तो हड़प्पा से आएगा 150 में आ सकता है, ठीक है, 400 में आ सकता है, 150 में ऐसा पाना है। और साथ ही साथ आपका 150 में आपका आएगा हड़प्पा तिथि, हड़प्पा काल की तिथि बताइए। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है 400 में हड़प्पा के उद्भव एवं विस्तार पर प्रकाश डालिए, ये आ सकता है 400 में। और 150 में हड़प्पा पर विस्तार, हड़प्पा एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा का विस्तार भी आ सकता है, ठीक। तो हड़प्पा से देखिए याद, और एक क्वेश्चन आ सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन, तो हड़प्पा के पतन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के पतन पे प्रकाश डालिए, ठीक। हड़प्पा के पतन के प्रमुख कारण क्या है? हड़प्पा नगर नियोजन, पतन, उद्भव, विस्तार और तिथि। इसमें से एक क्वेश्चन 101% पॉइंट पर रहेगा, 101% हड़प्पा से, याद रखिएगा। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा। सब हमने हड़प्पा के इसमें डिस्कस किया काफी लंबा, उसमें नए नए शोध क्या हुए हैं ये सब बता सकते हैं। एक और आ सकता है तिथि निर्धारण में, या तो 75 वर्ष में आएगा और या तो आ सकता है आपका 75 वर्ष में ज़्यादा संभावना है। वह है आपका C14 कार्बन डेटिंग सिस्टम। क्या है? कार्बन तिथि निर्धारण पद्धतियां, कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। कार्बन डेटिंग सिस्टम क्या है, ये 100% आ सकता है। इसमें विलार्ड फ्रैंकलिन का क्या योगदान है, सर्चकॉव का क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, वो है थर्मोल्यूमिनेसेंस से आदि। चलिए आगे देखते हैं। और बड़े क्वेश्चन याद आ सकता है आपका, वह है स्तूप स्थापत्य कला, हमने वहां बताया था। स्तूप स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। अब इससे धीरे एक असहज अनुमान हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला आ जाइए। अब जैसे आपका जैन बौद्ध है, हाँ, जैन बौद्ध है, तो जैन बौद्ध में आपको बौद्ध बुद्ध या जैन धर्म की शब्दावली, जैसे 4 8 शब्द क्या है, हाँ, तो अब ये सब आपके आ सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये सब क्वेश्चन आपके 75 वर्ष में आएंगे, हाँ। 4 8 शब्द आपके ज़्यादातर 150 में पूछे नहीं जाएंगे, 75 में पूछे जाएंगे। जैसे आपका हो गया 4 8 शब्द, व्यतित्व समुत्पाद, समुत्पाद। जैन धर्म का एक शब्द बड़ा फेमस है आपका जो है अनेकात्मवाद, जिसे आप कहते हैं स्यादवाद, निर्माण, हाँ, निर्माण, परिनिर्माण, बहुत सारी जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की शब्दावलियाँ हैं उन सबको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद शैव है, वैष्णविज्म है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो आप खास ही पढ़िए, आप इसमें पढ़ लीजिए। बुद्धिस्ट फिलासफी आप शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ये आगे बड़ा आ सकता है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, मोनोथिस्टिक फिलासफी ऑफ शंकराचार्य रामानुज, शक्तिज्म, ये सब चलिए। अच्छा अगला जाइए। अंडरग्रेजुएट सिविलाइजेशन, इंटरस्पेस, डिक्लारेंस, मेथड्स एंड टेक्निक्स, एक्सप्लोरेटिव एक्सप्रेशन, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, डेटिंग टेक्निक्स, हाँ, तिथि निर्धारण की प्रमुख पद्धतियाँ, तिथि निर्धारण की प्रमुख पद्धतियाँ, जैसे कार्बन डेटिंग सिस्टम क्या है, थर्मोल्यूमिनेसेंस क्या है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ा है, इसको याद पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन 75 में मिल जाएगा। तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ, इसमें आपका हो जाएगा कि स्तरीकरण क्या होता है, हाँ, इसके बाद आपका हो जाएगा कि कार्बन डेटिंग सिस्टम क्या है, थर्मोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी से कहते हैं, ट्रेडिंग एनालिसिस वो क्या होता है, पोटेशियम आर्गन सिस्टम क्या होता है, फ्लोरीन सिस्टम क्या होता है,
इसी में आपका हो जाएगा कि वो यूरेनियम डेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसी में आपका हो जाएगा वो फिशन ट्रैक सिस्टम क्या होता है, किस पे लागू होता है, जैसे पढ़ा आपको आसान उसको देख लीजिएगा। तीसरे ध्यान पर रखना स्तरीकरण से क्या समझते हैं। स्तरीकरण आएगा तो 75 में आएगा। स्तरीकरण जो भी आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चन बता हूँ आर्कियोलॉजी से रिलेटेड उनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम आपका जो मेन क्वेश्चन है रिसर्च इन हिस्ट्री। अब देखिए रिसर्च इन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे आएगा, 400 वर्ड में, या एक क्वेश्चन आपका आएगा 150 में। दोनों के एक साथ चर्चा करेंगे, बता दे रहे हैं। पहला टॉपिक है द स्कोप एंड वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का महत्व। ठीक, दूसरा है ऑब्जेक्टिव 101%, या तो 400 वर्ड में या 150 वर्ड में आएगा। वस्तुनिष्ठता क्या है, पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको बहुत अच्छा पढ़ाया भी है, कम से कम 18-19 हज़ार लोगों ने देखा है इसको। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ये कई बार आता है। तो वस्तुनिष्ठता या तो 400 में आएगा, या ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता से क्या समझते हैं, क्या इतिहास को वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना संभव है या नहीं। और अदरवाइज इसी से मिला जुला क्वेश्चन है पूर्वाग्रह, बायस इन हिस्ट्री, इतिहास में पूर्वाग्रह, सरल है, दोनों एक जैसा मिलता है काफी, उसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, दोनों पढ़ा दूँ। अच्छा अगला पढ़ लीजिएगा बायस इन हिस्ट्री पर। अगला है इतिहास और उसके सहायक विज्ञान, ये बहुत अच्छा, ये भी पढ़ा हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास और उसके सहायक विज्ञान, हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेस क्या होते हैं। ठीक है, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, सिग्लोग्राफी, इसके जितने भी तिथि निर्धारण पद्धतियां यूज करते हैं सब उसमें सहायक विज्ञान कहलाते हैं। इसको पढ़ेंगे बहुत इजी हो जाएगा, कई चीज़ें आप पढ़ लेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा। तो इन सबको एक बार ध्यान से सुनिएगा, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस ब्रांचेस ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, आप 2 क्वेश्चन के और बता दें, इसमें बस नोट कर लीजिएगा। एक 100% 400 में आने की संभावना है। इतिहास में रिसर्च में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, राइट नोट अंडर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस इन द रिसर्च। तो शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत में प्रकाश डालिए निबंध। तो ये 101% आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, ये आप जरूर पढ़िएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा इसमें, वह है मॉडर्न हिस्टोरिकल राइटिंग्स इन द प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च, प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च सोर्सेस। हाँ, एक क्वेश्चन है कि अपने शोध विषय से संबंधित एक लघु शोध प्रबंध लिखिए। लघु शोध प्रबंध ये क्या पूछता है, या इसे आप कह सकते हैं सिनॉप्सिस, या कह सकते हैं रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल जैसे मान लीजिए सबके अपने अपने अलग अलग टॉपिक होते हैं, हाँ, तो उसमें हर टॉपिक एक कोई भी किसी टॉपिक अपना तैयार कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं पूछेगा, उसमें आप बता दिए कि जैसे हमारा शोध विषय जो है ये है, इसमें हमने शोध का विषय इसलिए ये चुना है, इसमें शोध समस्या यही आती है, इसके बाद इसमें हमने ये चयन किया है, इसकी जो हमारी जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, इसके संदर्भ में ये होगा, हमारा जो शोध में विषय होगा, वो जो शोध की तकनीक प्रवृत्त होगी, हम इस विषय से इसमें शोध करेंगे। उसके बाद आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, इसमें हम साहित्य सर्वेक्षण जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इस प्रकार से करेंगे। अंततः जो है हम इसमें यह निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और लास्ट में आप बताएंगे। इसके बाद हमारी रिपोर्ट राइटिंग क्या होगी, संदर्भ सूचिका, तो पूरा जो सिनॉप्सिस होता है वैसे समझिए लिखना होता है। इस पर एक हम वीडियो बनाएंगे, आज या कल तक जरूर आपको दे देंगे, लघु शोध प्रबंध। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिल मॉडर्न किसी भी आ सकता है। वस्तुनिष्ठता, प्राथमिक द्वितीयक स्रोत, पूर्वाग्रह, इतिहास उसके सहायक विज्ञान। ठीक, ये चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग है तो आ सकता है जैसे मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद,
मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिक, हीगल का एक बार सौंदर्य शास्त्र पूछ चुका है, इसलिए नहीं मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद आप तैयार कर सकते हैं। और एक तैयार कर सकते हैं इतिहास कला है या विज्ञान, इतिहास कला है या विज्ञान। ठीक, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हाँ ज्ञान की कोई सीमा नहीं, फिर भी आप अब इनमें से क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चंस के आपको पॉइंट 10 20 25 क्वेश्चन के नोट करिए। इसमें से आपको कितना क्वेश्चन हुआ, जितना आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, बट इसमें से आपका 10 2 12 1 13 मतलब 13 क्वेश्चन तो आपको करना भी है ना, तो 13 क्वेश्चन के लिए कम से कम 50 60 70 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, तभी तो आप 13 14 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो आप और ये सब मेन क्वेश्चन है, इसी से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। ओके, तो आप इनमें से पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे वस्तुनिष्ठता क्या है, इसमें बाधाएं क्या होती है, इनके पॉइंट नोट कर लीजिए, हमारे वीडियोस की खोल खोल के सब बता रहा हूँ। वस्तुनिष्ठता है, प्राकृतिक स्रोत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसके बाद इतिहास और सहायक विज्ञान है, कला विज्ञान है, सब है। बस अभी ये नहीं पढ़ा हूँ आपका एक रिसर्च प्रपोजल, तो वो आज शाम तक हम उसको भेज देंगे, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।